यूट्यूब पे लाइव डाल रहा हूँ। वो नहीं दिखेगा। देवयानी मैम जो हमें कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे तो करेंगे ना। सिस्टर फोन है। गौरव शुरू कर लो ना। शुरू है मैम। मैम यामिनी मैम देवयानी मैम नहीं ज्वाइन हुए ना अभी तक। फोन कर लो, फोन करो उसको। मैसेज तो मैं फोन करूं क्या? मैं करती हूँ मैम। हाँ। मेरे ख्याल से अनीता शुरू करेंगे ना, जब तक देवयानी तो का बाद में वैसे गए हैं। हाँ आना रहेगा कुछ। अस्मिता मैडम आ गए हैं। अस्मिता ज्वाइन हुई है। दुर्गा मैडम ज्वाइन हुई है, मैंने देखा। उसको उठा के रख दे। नहीं, अस्मिता मैडम भी नहीं आए, बट अस्मिता मैम है गौरव सर। है क्या? हाँ है दुर्गा मैडम। मैडम आए हुए हैं, मैंने देखा है स्क्रीन पे। मैम है। हाँ, अनीता शुरू कर लो प्लीज। एक मिनट गौरव, हाँ, सब फिर वेटिंग रूम बंद करो ना। ये वेटिंग रूम बंद कर दिया मैंने, अब डायरेक्ट एंटर हो सकते हैं सब। और जो है ऑलरेडी वेटिंग रूम में वो आ जाएंगे। एडमिट कर दिया मैंने। एडमिट ऑन सत्तर कहाँ से कहाँ है सब करो। म्यूट कर दो सबको। आया ये आए। हमको नहीं बताया कहाँ है। Requesting all others to mute their mobile. मेरा स्टार्ट करें क्या मैम? हाँ स्टार्ट कीजिए कविता। हाँ मैम। गुड इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल। हैप्पी डॉक्टर्स डे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। IIMA गोंदिया ने अवेयरनेस की जो श्रृंखला शुरू की थी उसी में एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में वुमेन्स विंग गोंदिया की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का यह प्रोग्राम कर रहे हैं। 2019 का अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता आखिर क्यों जरूरी है? ब्रेस्ट कैंसर यह महिलाओं में सबसे ज्यादा पाने वाला कैंसर है और सबसे जरूरी बात यह है कि यह एक ऐसा कैंसर है जिसके अगर शुरुआती लक्षण हम समझ सके तो यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। काफी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों की सही जानकारी न होने के कारण इसका शुरुआती दौर में पता नहीं चलता। केवल जागरूकता के अभाव के कारण काफी महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कैंसर को हराना है, हारना नहीं, सभी को समझाना है, घबराना नहीं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर डॉक्टर शिल्पा मिश्रा मैम, जो फॉक्सी गोंदिया की सेक्रेटरी है और वुमेन्स विंग की सेक्रेटरी रह चुकी है, और डॉक्टर श्वेता राणा मैम जो फॉक्सी के ट्रेजरर के रूप में कार्यरत है, इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। वेलकम शिल्पा मैम, श्वेता मैम। शिल्पा मैम
थैंक यू डॉक्टर कविता। मैं डॉक्टर शिल्पा मिश्रा। मैं डॉक्टर श्वेता राणा आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस से इंडिया में अब तक करीब 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2020 में करीब 1.5 से 2 लाख लोग ब्रेस्ट कैंसर से भी ग्रस्त हुए। इन आंकड़ों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना कितना अनिवार्य है। इसीलिए आज के ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पहले चेयरपर्सन डॉक्टर आभा सुनुकिया मैडम को। डॉक्टर आभा सुनुकिया मैडम गोंदिया शहर की प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं तथा पूर्व आईएमए प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। साथ ही मैडम ऑफ्थाल्म एसोसिएशन गोंदिया की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। वेलकम मैडम। हमारे आज के प्रोग्राम की दूसरी चेयरपर्सन है डॉक्टर अस्मिता धुर्वे मैडम। अस्मिता धुर्वे मैडम गोंदिया मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है एवं नागपुर मेडिकल कॉलेज में भी एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर काम कर चुकी है। मैडम ब्रेस्ट कैंसर सर्जन एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी है। वेलकम मैडम। हमारे अगली चेयरपर्सन है डॉक्टर शिवानी गेहरवार मैडम, जो कि गोंदिया की जानी मानी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। She has done physio from the best institute in India, that is Sancheti Institute, Pune, and she has started working at Gondia in the year 2002. Welcome, madam. Thank you. जैसे कि हम जानते हैं अवेयरनेस इज पावर। ब्रेस्ट कैंसर पर विस्तार से मार्गदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रोहिणी पाटिल मैडम को। मैडम इज MBBS from IGC Nagpur and MD from Nagpur University. She achieved Lokmat Sakhi Samman Times Women's Achievers Award, Dainik Bhaskar Women's Bhaskar Award in 2017. She received felicitation by Adi Shakti Cancer Trust, New Delhi for breast and cervical cancer in 2018. Felicitation by Rotary Club of Nagpur for best service to humanity. She is trained in palliative care with Indian Association of Palliative Care. Trained in breast cancer rehabilitation from Close University, US. She also conducted more than 100 cancer awareness and screening camps. She is trained in operative laparoscopy, hysteroscopy, vaginal surgery, and lymphedema management. We welcome you, madam. Please start your talk. Dr. Rohini, madam. गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। नमस्कार। और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ IMA गोंदिया वुमेन्स विंग कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज मुझे इनवाइट किया है चर्चा करने के लिए। ब्रेस्ट कैंसर ये एक भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में एक महिलाओं के लिए अग्रगण्य कैंसर माना जाता है। इस कैंसर की जो कितने पैसे की गौरव सबको म्यूट करो। गौरव डिस्टरबेंस आ रहा है। इसका हर आए साल मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल 2019 में 18 में से 1 महिलाओं को जिंदगी में लाइफ टाइम रिस्क थी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की, जो बढ़ के अभी 8 में से 1 महिला को होने की संभावना है। देखा जाता है कि अर्बन और रूरल एरिया में इसका इंसिडेंस, मरीजों की संख्या बहुत कुछ अलग है। गांव में इसकी संख्या कम होती है, पर कम होने के बावजूद वहां पे मृत्यु संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो कहीं जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचते ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं है कि अगर गठान है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। जबकि शहरों में संख्या ज्यादा है, पर ये मृत्यु संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे इसमें अवेयरनेस की बहुत कमतरता है। लोगों को जब कैंसर के बारे में बताया जाता है तो एक डर मन में रहता है, और हर आए दिन जब हम देखते हैं कि किसी को गठान है कुछ या किसी को निपल डिस्चार्ज होता है या और कुछ चीजें होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय अपने सहेलियों से या फैमिली मेंबर से पूछते हैं, और फिर एक बहुत कॉमन डायग्नोसिस हो जाता है कि ये कहीं दूध की गठान है, मुझे भी हुई थी और वो ठीक हो गई। पर मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हाँ,
जो आपके रिलेटिव थे उनको दूध की गठान थी, पर ये डॉक्टर ने आपको बताना चाहिए कि ये गठान है किस चीज की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। मालूम पड़ता है, मोटापन मालूम पड़ता है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि वहां की जगह सख्त हो गई। पर यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो लक्षण है ये हर बार कैंसर के नहीं होते, पर ये बताने वाला डॉक्टर होना चाहिए। हर एक गठान कैंसर की नहीं होती है। 80% ऑफ टाइम यहाँ देखा जाता है कि वो कैंसर की नहीं निकलती है, पर ये बताने के लिए, ये समझने के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहला लक्षण गठान या थिकनिंग भी होता है। दूसरा लक्षण होता है कि कहीं हमारे स्तनों की ऊपर की त्वचा जो है वो चेंज हो गई रहती है, कहीं लाली रहती है, या फिर संतरे का छिलका जैसे रहता है, जिसको हम प्यूरी ऑरेंज अपीयरेंस, ऑरेंज पील अपीयरेंस, यानी संतरे के छिलके के समान हो जाती है। दूसरा रहता है कि वो निप्पल जो रहता है वो अंदर खींचा जाता है। पहले वो निप्पल बहुत नॉर्मल रहता है, पर कुछ दिनों के बाद ऐसा देखने में आता है कि वो अंदर खींचा जा रहा है, तो उसको हम रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल बोलते हैं। ये रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल भी एक लक्षण हो सकता है कैंसर का। और दूसरा स्त्राव, रक्त मिश्रित स्त्राव जो रहता है वो निप्पल से निकलता है। तो इन सब लक्षणों में एक भी लक्षण अगर हमको दिखते हैं तो हमने जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर ऐसा बहुत बार बोलने में आता है कि हमारे में कोई रिस्क नहीं है। जब मैं कस्बों में या शहरों में जाती हूँ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, ऑन साइट स्क्रीनिंग के लिए, तो महिलाएं तैयार ही नहीं होती है स्क्रीनिंग के लिए। उनका कहना रहता है कि हमारे परिवार में किसी को कैंसर नहीं हुआ है और हमारे परिवार में ये कैंसर तो है ही नहीं, तो मैंने, और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, तो मैंने स्क्रीनिंग करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कहीं मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, परिवार में आपके ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, पर तो आपका रिस्क कहीं कम है, पर रिस्क फैक्टर्स जो रहते हैं वो आपकी रिस्क बढ़ाते हैं, कहीं ये नहीं बताते हैं कि आपको कैंसर होगा या नहीं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हम महिला हैं। महिला होने के नाते ये जो है ये हमारा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। और यहाँ पे आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर ये पुरुषों में भी पाया जाता है, पर पुरुषों में इसके मरीज बहुत कम देखे जाते हैं, पर कंपेयर टू महिलाओं में इनकी मृत्यु संख्या ज्यादा रहती है। कहीं पुरुष ये सोच ही नहीं पाते हैं कि ये जो गठान आई है वो कैंसर हो सकता है, और पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। और फिर जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो कहीं ये बहुत आगे बढ़ चुकी रहती है बीमारी, और फिर उस ट्रीटमेंट को बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ये जो है कि महिला होना ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारे लिए, क्योंकि महिलाओं में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे रहते हैं कि वो हमारे हाथ में है और कुछ नहीं है। तो चलो हम बात करते हैं कि हमारे हाथ में जो है उनके लिए क्या किया जाए। और ये फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि रिस्क फैक्टर्स होने से ही आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा ऐसा नहीं है। रिस्क फैक्टर्स सिर्फ आप बाकी लोगों से रिस्क बढ़ाता है, पर बेसिक जो आप महिला है वो एक बड़ी रिस्क तो कायम है। फैक्टर्स आपको है या नहीं है, तभी भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो एक रहता है जो हमारे हाथ में है, वो है 30 साल के पहले बच्चा होना। इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन बताया जाता है कि आपको 30 साल के पहले बच्चा क्यों होना चाहिए। ये 30 साल के चेंजेस आना शुरू हो, और वो अगर आप उस समय आपका रिस्क फैक्टर बढ़ना है, तो अगर आप बच्चा 30 साल के बाद होता है, जब आपको बच्चा ठहरता है, और उस समय जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो जो ब्रेस्ट का फीडिंग के लिए तैयारी होती है, उसमें ब्रेस्ट के सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर
ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये कुछ देर से होता है, हम बच्चे प्रेगनेंसी देर से रखते हैं तो जो डैमेज सेल्स रहते हैं वो रिप्लिकेट होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं और कहीं जाके हमारी रिस्क बढ़ जाती है, डैमेज सेल्स ज्यादा हमारे ब्रेस्ट में देखे जाते हैं। तो ये होता है कि हमारा बच्चा 30 साल के पहले क्यों होगा। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से, हम तो ब्रेस्ट फीडिंग कर चुके हैं तो हमको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 1 साल और 1 साल से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो कहीं आप खुद की 5% रिस्क कम करते हैं। पर फिर से ये रिस्क फैक्टर सिर्फ आपका रिस्क बढ़ाता है, ये कहीं नहीं बताता कि आप 1.5 साल 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग किए हैं तो कहीं आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर ये मान के चलो कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं या कम करते हैं, आपकी रिस्क नहीं बढ़ी। आपके फैमिली में अगर आप बहन, माँ, मौसी या नानी यानी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आपकी रिस्क बढ़ती है। परंतु अगर आपके फैमिली में रिस्क है तो सिर्फ जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो देखते हैं कि सिर्फ 13% लोग उसमें से ऐसे रहते हैं कि जिनके फैमिली में रिस्क रिलेटिव हुआ है, यानी बचे हुए सिर्फ 13% में देखे जाते हैं और बचे हुए जो रहते हैं उनमें तो देखा ही नहीं जाता कोई रिस्क फैक्टर या उनके फैमिली में कहीं ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ये देखा ही नहीं जाता है। उसके बाद होता है मोटापा। हर बार जब हम बोलते हैं कि वजन कम करना चाहिए तो वजन आपका रिस्क फैक्टर बढ़ाता है और ये सिर्फ वहां बैठता नहीं पर वो एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी तैयार करता है जिसके कारण आपकी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती है। तो ये जो आपका वेट कंट्रोल में रखना चाहिए, ये बार बार हम जब बताते हैं तो ये वेट कंट्रोल जब हम बोलते हैं तो आपका फैट कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए आपका डाइट बराबर होना चाहिए, इसके लिए आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात रहती है कि नींद, आपकी नींद अगर बरोबर नहीं होती है तो भी आपका है कि ये जोवर्स रहते हैं, बहुत बार शिफ्ट ड्यूटीज रहती हैं, लड़कियां रात को शिफ्ट ड्यूटीज में लगती है उनकी, तो ये जो एक हार्मोन मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है और उसका पीक कहीं तो भी 2 या 3 बजे आता है और ये नाइट शिफ्ट में, और वो तभी वो नाइट टाइम का अंधेरा जो रहता है उसमें वो स्टिमुलस देता है ब्रेन को और फिर हमारा मेलाटोनिन सिक्रीशन होता है। तो जब ये बोला जाता है कि आप रात में जगना नहीं है, रात में आपकी नींद होनी चाहिए, तो एक आर्ग्यूमेंट ऐसा आता है कि नहीं हम रात में नहीं सोते हैं पर हमारी दिन में तो नींद पूरी हो जाती है। पर ब्रेन को कहीं ये मालूम नहीं रहता है कि ये दिन है या रात है, ब्रेन सिर्फ लाइट पे रिस्पॉन्ड करता है। तो रात को अगर लाइट जल रहे हैं, व्हाइट लाइट है, तो ब्रेन को ये लगता है कि अभी दिन है और मेलाटोनिन सिक्रीशन नहीं होता है। ये मेलाटोनिन जो हार्मोन रहता है वो ब्रेस्ट के कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है। और इसी कारण आजकल ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं उसके कारण हमें देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस यानी मरीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एक और रहता है कि आपका हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जितने दिन ज्यादा आप यूज करते हैं उतनी ही आपकी रिस्क बढ़ती है। 2 प्रकार के रहते हैं, एक में 2 प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं, एक में सिंगल हार्मोन रहता है। और जो 2 प्रकार के हार्मोन रहते हैं उसको बोलते हैं कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और ये कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप ज्यादा दिन लेते हैं तो आपकी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ाते हैं। और इसी वजह से आप कंटिन्यूटी में हार्मोनल पिल्स लेना अच्छा नहीं होता है। और लोग 10 साल भी कहीं कहीं ले लेते हैं। तो जब ये सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लगातार 10 साल लेगा क्या। तो हाँ, ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कहीं डिलीवरी होने के बाद और 50 इयर्स तक वो लेडी वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती ही रहती है। पर इसलिए आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ही सोच समझ के और डॉक्टर को पूछ के ही लेना है। और वो जो पर्चा एक बार डॉक्टर देता है उसको आप बहुत इससे प्रिजर्व करते हैं और हर बार वो जाके मेडिकल स्टोर में दिखा के उसी से लिया जाता है।
तो ये रहा रिस्क फैक्टर्स, ये रहे आपके लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के। अब आता है कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कैसे हो, क्योंकि अगर आप जल्दी उसको डायग्नोस करो तो आपके ट्रीटमेंट को एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, और उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस होना जरूरी है। और बोलते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए हम देते हैं। इसके लिए एक ही उपाय रहता है कि उसको अर्ली डायग्नोस हो, और अर्ली डायग्नोसिस के लिए स्क्रीनिंग बहुत महत्व का रोल प्ले करता है। सबसे पहले रहता है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो हर एक स्त्री ने 20 साल में करना चाहिए। उसके बाद रहता है 30 साल के बाद हमने डॉक्टर से हर साल एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए, और 40 साल की उम्र के बाद आपने मैमोग्राफी जरूर कराना चाहिए। पर जिनके फैमिली में हिस्ट्री रहती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो जिस उम्र में उनके फैमिली मेंबर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उसके 10 साल पहले से आपने स्क्रीनिंग शुरू करना चाहिए। और उसी के तहत 30 साल में आप अगर मैमोग्राफी के लिए कैंडिडेट हैं तो आपने सोनो मैमोग्राफी करना है, क्योंकि उस समय ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि मैमोग्राफी में बहुत बार बहुत चीजें पकड़ी नहीं जाती, तो सोनो मैमोग्राफी करना बहुत जरूरी है। पर इतना है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और वो लेडी बोलती है कि मुझे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करना है, तो हम उसको रिफ्यूज नहीं करते हैं। पर ये जो ढांचा है कि 20, 30 और 40 ये साल में हमने अपने स्क्रीनिंग जरूर करने चाहिए। और पहले ऐसा देखा जाता था कि 50 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर होगा, ऐसा बताया जाता था, पर कहीं अभी वो धीरे धीरे कम होता है और ये 40 से 50 साल की उम्र में बहुत देखा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके पहले नहीं देखते हैं। बहुत बार 20 और 30 साल की उम्र की लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। ये इसका एज इंसिडेंस बोलते हैं, ये बहुत कम हो रहा है। और देखा जाता है कि 20s में भी लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो इसके लिए हमने बहुत जरूरी है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन 20 साल से शुरू करना है। और वो किस तरह से शुरू करना है, हाँ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। है वो वीडियो इंग्लिश में, पर उसके साथ में हम हिंदी में बताएंगे। तो आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन। Hello, I'm Dr. Rohini Patil. Today we are going to talk about breast self-examination. Breast self-examination makes you aware of what is normal for you. Once you know what is normal, you will be able to detect at an early stage any deviation from normal. Breast self-examination should be done regularly, monthly, starting from the age 20 years and continue throughout the life. If you are menstruating and having regular menses, do your breast self-examination between 6 to 8 days of the menses. If you are postmenopausal, pregnant, or having irregular cycle or lactating, fix one day of the month and do your breast self-examination regularly, monthly. Breast self-examination has got two components. One is look, other is feel. When you do the first component, that is look, make yourself comfortable in front of the mirror of the clothes. Observe both the breast, the contour, the shape, the size, the skin overlying the breast, and also the nipples. Look for any changes in the contour. Look for the difference between the size of the two breasts, any obvious bulge. Look for any rash or puckering of the skin. Look for the change in the level of the nipples, any deviation of nipple to one side, or there is retraction of nipple. Put your hands on the waist, turn side to side, so you are able to observe the breast from all angles. Take your hand up. While doing this, your skin is pulled up, but if you have any nodules or lump, they will be at the same area, so that they become more prominent and you are able to observe them.
When you take your hands up, you are able to see the under surface of the breast very comfortably. In the same way, put your hands on the waist. Take your shoulders in front. This makes the nodules and the lumps more prominent. Second is feel. This can be done either lying down or standing. If you're comfortable examining yourself lying down, lie on a straight surface, support your head with a pillow. If you are comfortable standing, stand straight, shoulders relaxed. When you examine your left breast, put your hand behind the head, left hand behind the breast, and examine with the right hand. When you're examining your right breast, put your right hand behind the head and examine with the left hand. But remember, you have to examine with the flat of the 3 fingers, not 1, not 2, but 3 fingers. Because if you examine by 1 finger or 2 fingers, you separate the breast tissue and you have a false feeling that there is a lump or a nodule. One mistake the ladies they do that they catch hold of the breast tissue and then they get panic saying that they have got a lump or a nodule. You have to examine the breast by flat of 3 fingers. You should be having a pattern while examining so that you don't miss a single area. Either you can do it from vertical, that is from above down, or you can be doing it in a circular manner, starting below the clavicle, coming to the sternum, then the undersurface, then the mid-axillary line, and then the axilla. Continue till you remember, reach the nipple. In this way, you are able to find any lump, nodule, thickening, or when you squeeze the nipple very gently, you are able to see whether you have any nipple discharge. You find any deviation from normal, don't panic. Please report it to your doctor. Please take care of yourself. Do your breast self-examination regularly, monthly. Thank you. ये जो वीडियो था इसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपने हर महीने में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है और मेरे ख्याल से जो दिखाया था और 3 उंगलियों से उसके फ्लैट से हमने देखना था, तपासना है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि एक उंगली से अगर हम तपासते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी गठान है, यहाँ पे भी गठान है और बहुत बड़ी गलती ये होती है कि लेडीज इस तरह से पकड़ के एग्जामिन करते हैं और फिर वो ब्रेस्ट टिश्यू जब हाथ में लगता है तो फिर उनको लगता है कि यहाँ गठान है। तो एक बार खुद को आईने में देखना बहुत जरूरी है कि दोनों ब्रेस्ट किस तरह से दिखते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मेजॉरिटी में आइडेंटिकल ब्रेस्ट नहीं रहती है, सिमेट्रिकल नहीं रहती है। 2 ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस पाया जाता है और यही चीज है कि अगर हम रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको हमारे दोनों ब्रेस्ट में क्या डिफरेंस है इससे हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हो सकते हैं और उसके बाद कुछ अगर डिफरेंस आता है तो हम उसको कैच कर सकते हैं। और उसी तरह जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमको कहीं गठान लगे या कहीं हमको थिकनिंग या मोटापा लगता है तो बहुत पैनिक नहीं होना है क्योंकि 80% ये जो गठाने हमारे हाथ में लगती है वो कैंसर की नहीं होती है, पर हमको डॉक्टर को जाके पूछना बहुत जरूरी रहता है कि ये है क्या और इसमें चिंता करने की जरूरत होती है या नहीं। तो इसी प्रकार से हमको हर महीने में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और 40 साल के बाद हर साल मैमोग्राफी करना जरूरी है, तब जाके कहीं हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट या बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का। और इसके तहत मैं और ये बताना चाहती हूँ कि जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो अलग अलग प्रकार के सर्जरीज होती हैं जो मैडम तो आपको वाकिफ करेंगी ही, पर ये सब होते हुए जब ब्रेस्ट निकाली जाती है तो मैंने एक नीटेड नॉकर्स करके मोमेंट चालू की है जहाँ पे हम ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस बनाते हैं निटिंग और क्रोशे से और वो ऑल ओवर इंडिया हम फ्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये हम खुद के
ब्रेस्ट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये इसको निटेड नॉकर्स बोलते हैं। ये क्रोशिया से बना हुआ है और ये जो है ये निटिंग से बना हुआ है। इसके पीछे एक ओपनिंग रहता है और इस तरह से हम उसमें पॉलीफाइबर भरते हैं। ये हाइपोएलर्जिक पॉलीफाइबर होता है और जिस जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके प्रकार से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है। अगर यहाँ पे कोई ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं तो वो इसका लाभ जरूर उठा सकते हैं। और ये हम सादी ब्रा में भी रख सकते हैं और हम ये पॉकेटेड ब्रा में भी रख सकते हैं। ये दोनों, इसमें रेगुलर ब्रा में भी यूज हो सकता है और पॉकेटेड ब्राज में भी यूज हो सकता है। इसे हम नीटेड नॉकर्स या हैंड क्राफ्टेड ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस के नाम से जानते हैं। I think maybe we will go in for the questions later on. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you for the patient hearing. रोहिणी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ब्रेस्ट कैंसर के सभी मुद्दे इस तरीके से बताए हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी सुनने वालों को अवश्य काम आएंगे। मैडम की हिम्मत को देखते हुए और उन्होंने जो सोशल वर्क किया है उसको देखते हुए हम सबकी हिम्मत और उत्साह दुगनी हो जाती है। खुद एक कैंसर सर्वाइवर होते हुए उन्होंने दूसरों की तकलीफों को समझा और उसे कम करने के लिए भरपूर प्रयास किया। यह न एक दिन का काम है और न ही एक अकेले व्यक्ति का। उन्होंने अपना कीमती समय और मेहनत एक ग्रुप तैयार किया है जिससे वह बाकी सबको सबके घावों पर मरहम लगाती है। मैडम का यह काम हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। धन्यवाद मैडम। Thank you so much. थैंक यू रोहिणी मैडम, थैंक यू आभा मैडम। हमारे ऑडियंस जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिन्हें हम इस प्रोग्राम के एंड में डिस्कस करेंगे। अब आज के विषय के अनुरूप मुझे कुछ पंक्तियां यहाँ मैं कहना चाहूंगी। काश हवस के आगे कभी उनकी सोच होती तो कोई माँ बहन अकेली दर्द से ना रोती। काश इतना दर्द कभी वो सह ना पाती तो छुपाई गांठ बीमारी से कोई माँ मर न जाती, कोई माँ मर न जाती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी दूसरी विशेषज्ञ डॉक्टर देवयानी ठाकरे मैडम को, जो हमें ब्रेस्ट कैंसर रिहैबिलिटेशन और उससे संबंधित फिजियोथेरेपी के बारे में गाइड करेंगे। देवयानी ठाकरे madam has done masters in cardiothoracic physiotherapy from Indore Institute of Medical Sciences. She has done fellowship in sports rehabilitation. She is certified for lymphedema therapy from USA, and she is also certified in breast cancer rehabilitation from Klaus Institute, USA. She is a resource person for various corporate and public awareness healthcare programs. She has special interest in oncology rehabilitation and keen interest in script writing and directing plays for public awareness. We welcome you, ma'am. Please start your lecture. Thank you so much. Thank you so much. धन्यवाद। IMA गोंदिया, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव डॉक्टर्स डे के दिन लिया गया है एंड मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसमें जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छा अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं आज इस दिन के उपलक्ष्य में। मैं डॉक्टर देवयानी ठाकरे, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और साथ ही मैं कंसल्टेंट लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट भी हूँ। मैं रीजनल कैंसर हॉस्पिटल नागपुर से अटैच्ड हूँ और पिछले कई सालों से ब्रेस्ट कैंसर और अन्य कैंसर के पेशेंट से डील कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉक है, ये जो रोहिणी मैम ने अभी हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया है, ये हमें किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर को सेल्फ एग्जामिनेशन से जल्दी स्क्रीन करके हमें उसका इलाज करना है। उसी तरह मैं आज जो बताने जा रही हूँ उसका नाम है लिम्फ एडिमा। लिम्फ एडिमा एक तरीके की सूजन होती है जो कैंसर की थेरेपी के बाद अक्सर देखी जाती है। तो इस विषय में आज हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे और इससे कैसे रोका जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है या फिर इसका इलाज कैसे हो सकता है, इस विषय में मैं आज कुछ आपको जानकारी दूंगी। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी।